गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, ये अपना बीएनएसएस का चैप्टर 25 चल रहा है। इट मींस चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 24 तक हम कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 25 चल रहा है, सेक्शन 307 से हमने स्टार्ट किया, जो कि हम 336 तक जाएंगे और 307 से लेके 326 तक हम लास्ट पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 327 से 336 तक कंप्लीट सेक्शंस इस चैप्टर में कवर करेंगे। जो सेक्शंस हमें स्किप करने हैं, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगी। प्लस जो सेक्शंस हमारे लिए प्री इंटरव्यू या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताऊंगी। साथ के साथ आप बेयर में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप साथ के साथ चीजें पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर अभी तक आपने नोट स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आज से ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में बता रही हूँ, वो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है। यहाँ पे आप सुन तो लोगे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन ही माइंड में रहेंगे, लेकिन रिवीजन करने के लिए हमें नोट्स बनाने कंपलसरी होते हैं। देखो, ये जो सेक्शन आज पढ़ने वाले हैं, 327 नंबर सेक्शन, स्टार कर लो। प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैजिस्ट्रेट का सेक्शन है। अब मैजिस्ट्रेट का सेक्शन तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए। कहता है मैजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट, या अपने इसको बोलते हैं शिनाख्त रिपोर्ट। देखो, शिनाख्त या पहचान, आइडेंटिफाई करना। कई बार जब हमारे पास कोर्ट में मैटर आता है, तो डाउट रहता है कि क्या ये व्यक्ति या प्रॉपर्टी वही है जिसके अगेंस्ट केस होना चाहिए। जब ऐसी कोई डाउट सिचुएशन होती है, तो प्रॉपर्टी या पर्सन की क्या करवाई जाती है? आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है, पहचान करवाई जाती है कि क्या एक्चुअल में ये वही विवादित संपत्ति या व्यक्ति है या नहीं। अब देखो, पहचान रिपोर्ट का साक्ष्य, आइडेंटिफिकेशन का एविडेंस, हम एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं। पुराने एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 9, और नए एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 7 में पढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या बताया है? प्रोसीजर बताया है। वहां पर हम क्या करते हैं? उस रिपोर्ट का एज अ एविडेंस पेश करते हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट में एविडेंस दिया जाता है। यहाँ हमें प्रोसीजर बता रखा है। अब देखो, यहाँ पे प्रोसीजर क्या बता रहा है? मैजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। जो मैजिस्ट्रेट ने आइडेंटिफिकेशन परेड किया है, पहचान रिपोर्ट की है, उस पहचान रिपोर्ट के बारे में कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, देखना। सब सेक्शन 1, किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में, अंडरलाइन करो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अधीन पहचान की रिपोर्ट होने का दावा करने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में, अंडरलाइन करो, साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें कहा कि जब भी आइडेंटिफिकेशन परेड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर रहा है, तो उस रिपोर्ट को हम क्या करेंगे? कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज करेंगे। भले ही जिस मैजिस्ट्रेट ने वो आइडेंटिफिकेशन परेड कराई है, उसकी एग्जामिनेशन भले ही ना की गई हो, लेकिन उसने जो हमें आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट पेश की है, उसे हम एज अ एविडेंस यूज करेंगे। और एज अ एविडेंस हम कहाँ यूज करते हैं? पुराने एक्ट की एविडेंस की बात करूं तो 9, नए एक्ट की बात करूं तो 7 में हम करते हैं। तो इसके साथ आप सेक्शन 7 एविडेंस एक्ट का, और सेक्शन पुराने एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9, और नए एविडेंस एक्ट का सेक्शन 7 आप इसमें यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड की बात करते हैं। प्रोवाइडेड ध्यान से सुनना, जब हम पहली बार बेयर एक्ट की चीजें पढ़ते हैं तो नहीं समझ आता, तो इसको हमें क्या समझना है? सुनना कि जब ऐसी रिपोर्ट में किसी संदिग्ध, मतलब क्या होता है? डाउट है, या गवाह का बयान शामिल है, मतलब कि ऐसी कोई जिस विटनेस जिसने हमें कोई बयान दिया है, उसमें कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, जिस पर बीएसए की धारा 19, 26, 27, 158 या 160 के प्रावधान लागू होते हैं। इनमें बयान का उपयोग इसके तहत नहीं किया जाएगा
उन अनुभागों के प्रावधानों को छोड़कर, मतलब कि जब भी किसी इस सेक्शन में कोई भी रिपोर्ट हुई है उसमें कुछ विटनेसेस के जो बयान है वो डाउटफुल है, तो उन डाउटफुल विटनेसेस के बयान को हम एविडेंस एक्ट के इन सेक्शंस में तो यूज कर सकते हैं, इन सेक्शंस के अलावा हम उन बयानों को यूज नहीं करेंगे। तो शॉर्ट में लिख सकते हो, जब किसी गवाह का बयान संदिग्ध है तो एविडेंस एक्ट की इन धारा को छोड़कर बाकी कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। यदि कोर्ट ठीक समझता है तो प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर उक्त रिपोर्ट की विषय वस्तु के संबंध में, अंडरलाइन करो, मैजिस्ट्रेट को सम्मन कर सकता है और उसकी परीक्षा भी कर सकता है। कि यहाँ पर हम जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है जिसने शिनाख्त परेड की, जिसने शिनाख्त की, आइडेंटिफिकेशन की, अब यहाँ पर अगर प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील या अभियुक्त कोर्ट को एप्लीकेशन करते हैं कि भाई हमें उस रिपोर्ट के बारे में डाउट है, प्लीज आप उस मैजिस्ट्रेट को कोर्ट में बुलाओ, हमें उसकी एग्जामिनेशन करनी है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको बुला भी सकते हैं। देन उस मैजिस्ट्रेट की जिसने आइडेंटिफिकेशन की है उसकी हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 327 हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखो प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन इसके बाद बात करते हैं टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। अब देखो ये टकसाल क्या होते हैं, मिंट, मतलब जो कॉइन बनाने की फैक्ट्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टकसाल या मिंट बोलते हैं, उन ऑफिसर्स के एविडेंस। अब देखो यहाँ पर सिंपल एक चीज बता देती हूँ, एक बार आप घर पे बैठ के बेरेक्ट की लाइन पढ़ लेना, बाकी हमें याद क्या रखना है कि जो मिंट के ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो नोट प्रिंटिंग प्रेस के ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेंसिक साइंस के प्रयोगशाला के जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट है तो उन डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, या उन्होंने जो हमें रिपोर्ट दी है उनको हम क्या कर सकते हैं, एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इन ऑफिसर्स को हमें कोर्ट में बुलाना चाहिए तो हम उनको सम्मन करके कोर्ट में भी बुला सकते हैं और उनकी एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें इतनी चीजें याद करनी है, बाकी टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं 329, कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। अब देखो यहाँ पे हमें जो सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं, अगर वो हमें कोई रिपोर्ट देते हैं, मान लो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये साइंटिफिक एक्सपर्ट किन किन मैटर्स में एग्जामिनेशन करते हैं और किन किन मैटर्स की हमें रिपोर्ट देते हैं, वो हम आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी। देखो यहाँ पे हमें बताया है कि जो साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं इनकी रिपोर्ट जब कोर्ट में आती है तो हम उस रिपोर्ट को एज अ एविडेंस यूज करेंगे, मतलब हम उनकी रिपोर्ट को एज अ एविडेंस यूज करेंगे और सिर्फ उनकी रिपोर्ट ही कोर्ट में आ जाती है तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई प्रोसिक्यूशन या कोई एक्यूज्ड यहाँ पे ऑब्जेक्शन करता है तब हम इन साइंटिफिक एक्सपर्ट को कोर्ट में भी बुला सकते हैं और इनकी कोर्ट में बुलाकर एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान जांच, विचारण या रिपोर्ट के लिए जो प्रस्तुत किए गए किसी भी मैटर या चीज पर जो सरकारी फॉरेंसिक साइंटिफिक एक्सपर्ट के हाथ में एक रिपोर्ट होने का दावा करने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर यह धारा लागू होती है, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में, अंडरलाइन करो, साक्ष्य के रूप में यूज की जाएगी। इन एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट होगी हम क्या करेंगे, एज ए एविडेंस यूज करेंगे। ठीक है, अब यदि कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट ऐसे एक्सपर्ट को उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु के संबंध में कोर्ट में बुला भी सकता है और उसकी एग्जामिनेशन भी कर सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पे सम्मन भी किया जा सकता है, उनको कोर्ट में बुलाया भी जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 हमें कहता है कि जहां एक्सपर्ट को कोर्ट द्वारा बुलाया जाता है लेकिन वो पर्सनल कोर्ट में आने के लिए असमर्थ है, वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो कोर्ट वो क्या करेगा, उस एक्सपर्ट की जगह पे वो एक्सपर्ट क्या कर सकता है, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को
कोर्ट में भेजेगा, देन उस जिम्मेदार व्यक्ति की हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। मतलब कि एग्जाम्पल, मैं एक साइंटिफिक एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोर्ट ने बुलाया, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, मैं कोर्ट में नहीं जा सकती, तो मैं अपनी जगह पर क्या करूंगी, एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को भेजूंगी जो कि मेरी जगह पर जो जो चीजें उससे पूछी जाएंगी देन वो अपना रिप्लाई करेगा। इसके बाद बात करते हैं, देखो जो मैंने आपको कहा कि कौन कौन से साइंटिफिक एक्सपर्ट को हम यहाँ पे बुला सकते हैं, कि इस चैप्टर में निम्नलिखित सरकारी साइंटिफिक एक्सपर्ट पर लागू होती है। कौन कौन से एक्सपर्ट, अंडरलाइन करते जाना, रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक, यहाँ पर इस साइंटिफिक एक्सपर्ट को हम बुला सकते हैं। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इसको हम बुला सकते हैं। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो होते हैं, जो फिंगरप्रिंट की जांच करते हैं, उनको हम बुला सकते हैं। हाफकिन इंस्टीट्यूशन बॉम्बे है, उनको हम बुला सकते हैं। या फिर सेंट्रल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या स्टेट फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक या उपनिदेशक को या सहायक निदेशक को हम बुला सकते हैं। या फिर सरकार के सीरोलॉजिस्ट, सीरम जो होते हैं, उनको हम बुला सकते हैं। या फिर इस उद्देश्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस निमित्त या प्रमाणित किया गया कोई अन्य साइंटिफिक एक्सपर्ट, उसको भी ये सेक्शन लागू होगा। तो ये जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं सरकारी, ये जो हमें यहाँ पे बताए गए हैं, वही इन सेक्शन, उन पर ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमें इसके अलावा कोई एक्सपर्ट बताती है, उन पर भी ये सेक्शन लागू होगा। तो इस सेक्शन को स्टार कर सकते हो, प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं 330, सिर्फ टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हो, कुछ दस्तावेजों का औपचारिक साक्ष्य जरूरी ना होना। और इसके बाद 331 हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, लोक सेवकों के आचरण के बारे में हम किस चीज द्वारा उनके आचरण को प्रूव कर सकते हैं, तो शपथ पत्र के द्वारा, एज एन एफिडेविट हम क्या करेंगे, पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसको भी हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य होना। अब देखो ये भी सिर्फ हमारा टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति का साक्ष्य होगा या उसके चरित्र का साक्ष्य होगा, वो एज एन एविडेंस, एज एन एफिडेविट शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है। तो इतनी ही चीज हमें पढ़नी है। इसके बाद बात करते हैं प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्र पर शपथ ली जा सकेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। आपने सुना होगा कि जो कोर्ट में एफिडेविट ली जाती है, क्रिमिनल कोर्ट में एफिडेविट होती है, शपथ पत्र होती है, सॉरी देखो क्या होता है, कोर्ट में एफिडेविट दी जाती है, शपथ पत्र दिया जाता है। अब वो शपथ, जो शपथ पत्र दिया जाता है, उसमें शपथ किसके सामने हम ले सकते हैं। मतलब जैसे फिल्मों में तो हमें ये दिखाया जाता है कि गीता, कुरान पे, बाइबल पे हाथ रख के और हमसे पूछा जाता है जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। वो फिल्मों वाली बातें होती है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, शपथ पत्र देते हैं, मतलब एफिडेविट देते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ, जिस बारे में मुझे नॉलेज है, वो एकदम सही है। अब देखो ये जो शपथ है वो किसके सामने हम ले सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको प्री और इंटरव्यू का, मेंस का क्वेश्चन बता रही हूँ, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आता है कि हम शपथ किसके सामने ले सकते हैं। पहला, न्यायाधीश के सामने, जो कि जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के सामने भी ले सकते हैं, जुडिशियल के सामने भी ले सकते हैं। या फिर कोई ओथ कमिश्नर, ओथ कमिश्नर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, या तो हाई कोर्ट के द्वारा या सेशन कोर्ट के द्वारा। और थर्ड, नोटेरी अधिनियम के अधीन कोई नियुक्त नोटेरी होता है, उसके सामने भी हम क्या कर सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। तो तीनों को हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना कि इन पर्सन्स के सामने हम क्या कर सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट कहता है हमें पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो अगर अपने बेरेक ना भी पढ़े, क्या कह रहे हैं कि अगर किसी मैटर में आप पहले दोष सिद्ध हो चुके हो, पहले आपको पनिशमेंट मिल चुकी है, या पहले किसी मैटर में आप दोष मुक्त हो चुके हो, आपको बरी कर दिया है, तो इन चीजों को कैसे साबित किया जाएगा। देखो अगर दोष मुक्त हुए हो, मतलब आपको छोड़ दिया, बरी कर दिया, आप तो जेल में नहीं गए, तो दोष मुक्ति को आप कैसे साबित करोगे। जिस कोर्ट ने आपको दोष मुक्त किया है, उस कोर्ट का कोई ऑर्डर, कोई ऐसा जजमेंट
या ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश करके आप ये प्रूव कर सकते हो कि इस मैटर में, जिसके ऊपर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, इस मैटर में ये कोर्ट का जजमेंट है जिसमें मुझे दोष मुक्त किया है। ठीक है, ये तो हो गया दोष मुक्ति की बात। अगर आपको किसी मैटर में पहले प्रीवियस कन्विक्शन किया गया है, पूर्व दोष सिद्धि की गई है, उन चीजों को आप कैसे प्रूव करोगे? देखो, दोष सिद्धि हुई है तो जेल में हम गए हैं, तो उस जेल में जिसमें हम गए हैं, उस जेल के भार साधक अधिकारी की रिपोर्ट या रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे? पेश करेंगे कि ये देखो, ये व्यक्ति पहले इस जेल में सजा काट के आ चुका है, इसकी पहले दोष सिद्धि हो चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसको प्रूव करते हैं। प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में किसी भी समय जिसमें कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य तरीके के अलावा पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को साबित किया जा सकता है। कैसे? देखो, उस अधिकारी के हाथ से प्रमाणित उद्धरण, उद्धरण का मतलब होता है सारांश, सार, निष्कर्ष, कंक्लूजन, जिसके पास उस कोर्ट के रिकॉर्ड की कस्टडी है, जिसमें ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई थी या सजा या आदेश की एक कॉपी होने पर, अगर आप उसकी कॉपी पेश कर देते हो, जिस कोर्ट ने आपको दोष सिद्धि की, दोष मुक्ति की थी, उस ऑर्डर की कॉपी पेश कर दो, देन आप प्रूफ कर सकते हो। और अगर दोष सिद्धि हुई है तो उस जेल के भार साधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक सर्टिफिकेट द्वारा, जिसमें सजा या उसका कोई हिस्सा भुगता गया था या फिर जिसके तहत सजा भुगतनी पड़ी थी, ऐसे प्रत्येक मैटर में आरोपी व्यक्ति की इस प्रकार दोषी ठहराए गए या बरी किए गए व्यक्ति के साथ पहचान के साक्ष्य। तो अगर दोष मुक्ति हुई है तो फिर उस कोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी पेश कर दो, अगर दोष सिद्धि हुई है तो जेल के भार साधक अधिकारी का एक सर्टिफिकेट पेश कर दो। इन चीजों को आप क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देन बात करते हैं 335, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का रिकॉर्ड। मतलब ये सेक्शन सिर्फ हमें इतनी सी बात बताना चाहते हैं कि जब जो अभियुक्त है, वैसे जनरल रूल क्या कहता है वो सुनो। जनरल रूल ये कहता है कि जितने भी आप एविडेंस लोगे वो अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे, एक्यूज्ड के सामने ही लिए जाएंगे। लेकिन अब अभियुक्त की अनुपस्थिति में, नॉन अपीयरेंस में हमें एविडेंस लेने हैं, तो आप उसी सिचुएशन में ले सकते हो जब अभियुक्त फरार हो गया है, उसको फिर से गिरफ्तार करना मुश्किल है, वो कोर्ट में नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा, हम उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? फिर से उसकी अनुपस्थिति में एविडेंस को ले सकते हैं और उसको रिकॉर्ड में लिख सकते हैं। तो ये सेक्शन हमें ये बता रहा है। देन इसके बाद बात करते हैं 336, कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य। देखो, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एविडेंस लेने हैं, एक्सपर्ट के लेने हैं, पुलिस ऑफिसर्स के लेने हैं, तो हम एविडेंस ले सकते हैं। लेकिन कब और कैसे ले सकते हैं? देखो, ये जो साक्ष्य हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रोसीजर बता रहे हैं। देन इसका एविडेंस जब हम पेश करते हैं तो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पेश किया जाता है। कौन से सेक्शंस में पेश किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या रिपोर्ट होती है, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे बीएसए में। बीएसए का एक यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप वाले ऑप्शन में बीएसए एक्ट स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी डेट अनाउंस होने वाली है। इस 59 रुपीज में यूट्यूब पर आपको बीएसए कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको एमडी लॉ क्लासेस की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं आती तो यूट्यूब पे लिख लो मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करें, वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता देंगे। 2 मिनट का काम है। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, आईफोन यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखो, बात करते हैं कि लोक सेवक, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य। इन्होंने कहा कि किसी पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट, चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी दस्तावेज, रिपोर्ट को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में, अंडरलाइन करो, सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक सर्वेंट की रिपोर्ट है, साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट को हम क्या करेंगे? एज एन एविडेंस यूज करेंगे। यदि ऐसा पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट, अधिकारी या तो ट्रांसफर या फिर रिटायर हो गया है या मर गया है, या पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट, ऑफिसर मिल नहीं पा रहा है, गवाही देने के लिए असमर्थ है,
या पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट ऑफिसर की उपस्थिति सुनिश्चित करने से जांच विचारण या कार्यवाही में देरी हो सकती है। कोर्ट ऐसे लोक सेवक एक्सपर्ट या अधिकारी के उत्तराधिकारी, अंडरलाइन करो, उत्तराधिकारी अधिकारी की उपस्थिति में सुनिश्चित करेगा जो उस पद को धारण कर रहे हैं। ऐसे बयान के समय दस्तावेज या रिपोर्ट पर बयान दिया जा सकता है। मतलब कि देखो क्या कहा, अगर ये पुलिस ऑफिसर, एक्सपर्ट, डॉक्टर हमें कोई रिपोर्ट पेश करते हैं तो उस रिपोर्ट को हम एज अ एविडेंस यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो ऑफिसर, वो मेडिकल ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर मिल ही नहीं रहे, ट्रांसफर हो चुका है, असमर्थ है आने के लिए, रिटायर्ड हो चुका है, उसको हम बुलाएंगे तो बहुत डिले हो जाएगा। तो उसकी जगह पर उसको बुलाने की बजाय हम उसका जो उत्तराधिकारी होगा जिसने बाद में वो पद धारण किया है उसको बुलाएंगे और उससे वो बात हम पूछ लेंगे। मतलब उसकी जगह पर उसके सबऑर्डिनेट से हम वो पूछ लेंगे। लेकिन किसी भी पब्लिक सर्वेंट, फॉरेन साइंटिफिक एक्सपर्ट, चिकित्सा अधिकारी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसा पब्लिक सर्वेंट या फिर एक्सपर्ट या ऑफिसर की रिपोर्ट, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी भी पक्ष द्वारा विवाद न किया गया। मतलब अगर इनकी रिपोर्ट्स पर कोई ऑब्जेक्शन करता है तभी आप इनको बुलाओगे, अदरवाइज इनकी जो भी रिपोर्ट होगी उसको एज एविडेंस यूज किया जाएगा। लेकिन ऐसे उत्तराधिकारी, लोक सेवक, विशेषज्ञ अधिकारी की गवाही को ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इनकी, एक्सपर्ट की, पुलिस ऑफिसर की, इनकी रिपोर्ट को हम जो करेंगे ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 336 तक ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है जो कि अपनों ने स्टार्ट किया था 307 से। इसके बाद 337 नंबर सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डबल जियोपार्डी। यस, दोहरे दंड से संरक्षण जो हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, अपने आप में क्वेश्चन मेंस का है, अपने आप में क्वेश्चन प्री का है और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। मेंस का लगभग 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 26 का एक सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि डील करता है डबल जियोपार्डी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई, एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएससी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। 59 रुपीज में बीएससी आपको करवाया जाएगा। तो फटाफट यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। उसके बाद बहुत जल्दी ये डेट अनाउंस होने वाली है कि किस तारीख को होगा। दो चीजें, पहली चीज लाइव क्लासेस रहेंगी, यूट्यूब पे हो रही है तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। एंड दूसरी चीज, टाइमिंग का बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला क्योंकि टाइमिंग आपका या तो 8 से 9 रात को या 9 से 10 30 या 35 मिनट्स की जो क्लास रहेगी वो इवनिंग में रहने वाली है। देन आप अपने सारे काम से फ्री होके इजीली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आज आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है, तो इतने दिन 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएनएस, बीएनएसएस के एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो। वहां पर एमसीक्यूज की क्लासेस भी अपलोडेड है। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी है उसके लिए लाइक और कमेंट जरूर किया करो। अगर कोई अदर टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते। बाकी आज के लिए धन्यवाद।